नमस्कार, जनमंच में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, ज़मीन पर एक इंसान होता है जिसको भगवान कहा जाता है और कहा जाना भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक से हमारे दिल की धड़कनों को समझता है, हमारी नब्ज़ को समझता है, हमारी सांस को समझता है। जी, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अपनी सेवाएँ देते हैं और मरीजों की दुनिया को खुशनुमा बनाते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पॉजिटिविटी भरते हैं, उनके बीमारियों का इलाज करते हैं, उनका मर्ज जानते हैं, उनका मर्म जानते हैं। और जब यहाँ आदमी बीमार होकर आता है और घर यहाँ से ठीक होकर जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक शब्द है जिसको हड़ताल कहते हैं, वो शब्द जब भी सामने आता है तो कहीं ना कहीं मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 4 अक्षर का ये शब्द चारों खाने चित्त कर देता है मरीजों की इस आस्था के जो इस भगवान से जुड़ी हुई है। अगर ये 4 अक्षर का शब्द हट जाए, हड़ताल, तो शायद मुझे लगता है कि चारों दिशाएँ, जो चहुमुखी विकास जिसको कहा जा सकता है स्वास्थ्य सेवाओं का, हो जाएगा अगर ये हड़ताल हट जाए। लेकिन हड़ताल है कि हटने का नाम नहीं लेती। हड़ताल पर हड़ताल चलती रहती है, कभी संविदा कर्मियों की, कभी डॉक्टर्स की, कभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की, कभी प्रोफेसर्स की। तमाम ये हड़तालें जो हैं कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर ये हड़ताल इस सेवा के बीच में क्यों है, क्यों हमारा भगवान हड़ताल पर चला जाता है, क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं जिसको मानने के लिए सरकार राजी नहीं है, या फिर कुछ हठधर्मिताएं हैं, क्या उसके पीछे मर्म है, उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हड़ताल को लेकर ही बात करेंगे, संविदा कर्मियों की भी हम बात करेंगे, वो भी आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स कुछ दिन पहले हड़ताल पर थे। हड़ताल शब्द मैं फिर कह रहा हूं कि हड़ताल शब्द आता है, चारों खाने चित कर देता है मरीज की उस आस्था का जो भगवान यानी कि डॉक्टर से जुड़ी हुई है। सबसे पहला डॉक्टर राजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, आखिर ये शब्द जो हड़ताल है अपने आप में एक सवाल है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए भंवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धरती पे भगवान डॉक्टर्स को ही माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे में डिफरेंस करके मैं बड़ा भगवान और तू छोटा भगवान, ऐसा करके ये हड़ताल का रूप लिया। हड़ताल नहीं होनी चाहिए और कम से कम डॉक्टरी जैसे पेशे में, डॉक्टर्स या चिकित्सा जैसे पेशे में हड़ताल कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को अपनी बात रखनी भी है, कुछ यदि किसी सिस्टम में कोई बदलाव आ रहा है, सिस्टम में कोई चीज़ आ रही है, तो उससे पहले सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि सरकार के पास जाकर के वो अपनी बात को रखें कि सब ये चीज़ गलत है, ये सही है। जब सरकार 3-4 बार आपकी बात को सुनने के बाद भी यदि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप स्ट्राइक का उनको नोटिस दें, उसके बाद आप स्ट्राइक पे जाएं। अभी जो स्ट्राइक हुई थी, अचानक से एकदम से स्ट्राइक होगी, एक सरकार के ऑर्डर को देख करके, और स्ट्राइक हो गई थी कि सबके हम काम नहीं करेंगे और काम से दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चिकित्सा वाले महकमे में मैं फिर वापस से कहूँगा, स्ट्राइक होनी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर राजीव हमसे बात कर रहे थे। अब मैं इस तरफ आने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर माथुर, आपसे मैं बात करूंगा, आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञों के विकास के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर विकास निरंतर होता रहता है और हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र की जितनी भी सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं, उन सुपर स्पेशलिटी की यहाँ अवेलेबिलिटी है और वो सुपर स्पेशलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही हैं। और हम लोग बहुत ही कम कीमत में और कुछ विशेष फोकस ग्रुप्स को तो निःशुल्क हम बड़े से बड़े ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ अभी हम लोगों ने एक नया स्टेप लिया है कि सुपर स्पेशलिटी ऑफ द सुपर स्पेशलिटीज़। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने बीच में प्लान किया था कि हमारी जो सुपर स्पेशलिटी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, तो हमने न्यूरोलॉजी के अंदर स्ट्रोक क्लिनिक्स का हमने आगे प्लान किया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हम लोग हेपेटोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर यहाँ सक्सेसफुली करा है। तो हम लोग सुपर स्पेशलिटी की सुपर स्पेशलिटी डेवलप कर रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे सेंटर्स हैं जो एक एक सब सुपर स्पेशलिटी पे काम कर रहे हैं। हम वो सारी सब सुपर स्पेशलिटी इंक्लूडिंग सुपर स्पेशलिटीज़ एसएमएच मेडिकल कॉलेज में यहाँ की जनता को, राजस्थान की जनता को बहुत ही कम कीमत पे और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली प्रोवाइड करने के लिए प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर शेखावत, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी जो सवाई मानसिंह अस्पताल है उसको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पिछड़ा है, क्योंकि आईपीडी और ओपीडी भी सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद भी रिसर्च और एकेडमिक की अगर हम बात करें स्तर पर अपनी जो पहचान है उसको कहीं ना कहीं पिछले पायदान पर, क्या वजह मानते हैं? निश्चित तौर पर एसएमएस अस्पताल जो है प्रदेश का ही नहीं, एशिया का भी एक बहुत टर्सरी केयर सेंटर है
और जहां पर अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़ों की अगर बात करते हैं कि जो ओपीडी 2010 तक जो 9 लाख का था वो आज की तारीख में 30 लाख क्रॉस कर रहा है, और आईपीडी जो कभी 50,000 हुआ करता था वो आज 2 लाख की श्रेणी में आ रहा है। इसको देखते हुए जहाँ पर पेशेंट्स की फिगर्स बढ़े हैं, पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है, उसको देखते हुए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटी का भी डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उससे क्या पेशेंट केयर, थोड़ा लोड बढ़ने से पेशेंट की केयर सफ़र होती है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो पेशेंट जो है इन सेवाओं से थोड़ा सा अपने को महसूस करता है कि मैं इतने बड़े अस्पताल में आने के बावजूद भी मेरे को जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो निश्चित तौर पर जो फिगर बढ़ा है कंपैरेटिवली, उसके साथ साथ अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, मेन पावर बढ़ती है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती है और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती है, सुपर स्पेशलिटी जैसा अभी सर ने कहा कि उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास में सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नहीं होंगे तो हम मरीजों को सेवाएं देने में असमर्थ महसूस करेंगे अपने आप को। तो मेरा ये सुझाव है कि इन सेवाओं के साथ साथ हमारी सोच को भी एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर एसएमएस अस्पताल, जो कि अपने मान्यता के रूप में बाहर से भी करीब 25% पेशेंट जो है रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं, अदर स्टेट से रेफ़र होकर आते हैं, तो वो अपने आप में एसएमएस की मान्यता को देश के पटल पर रखता है। तो इस मान्यता और इस प्रतिष्ठा को अगर हम चिकित्सक कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा ही नहीं, आम जनता का भी विकास होता है। मरीज जो यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद के साथ आता है, उसको भी उस उम्मीद पर पानी फिरने की कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आएगी। जी बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आपकी बात पर मेरा सवाल डॉक्टर मीणा साहब आपसे है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो कंधा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीनियर जूनियर की जो लड़ाई सामने आ रही है और अभी सबके सामने आई, अखबारों में आई, टीवी पे आई, और अभी भी शायद वो अनबन ठीक नहीं हुई है। ये अनबन मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, आम जनता उससे परेशान है। थोड़ा सा माहौल और वातावरण को एक संतुलित करने की आवश्यकता रहती है किसी भी आदेश से पहले। तो मैं समझता हूं कि जो चिकित्सा क्षेत्र के जो दो विभाग हैं, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, तो दोनों में कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्शन नहीं है। लोग बहुत मैच्योर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर इससे पहले एक प्राइमरी तौर पे एक भूमिका तैयार करना कि कई सारे इश्यूज होते हैं, उनके लिए साल 2 साल पहले तैयारी करना या किसी पैनल का गठन करना, या आपस में जो फैकल्टी है या जो जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं उसमें आपस में अच्छा तालमेल तय करके उसको तैयार करके उसके बाद में किसी निर्णय को अगर अब लिया जाता है तो उसके अंदर कोई इस तरह की जो चीज़ है उसकी संभावना कम रहती है। कभी भी कोई अचानक कोई निर्णय होता है तो वो किसी भी तरह का निर्णय हो, उसमें भले ही परिवार में भी अगर कोई बात अचानक दे देंगे तो एक बार के लिए सब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि सभी लोगों को समझाया जाए और उसके लिए जो प्राइमरी भूमिका है, चाहे वो इंटरव्यू का माध्यम हो, चाहे सीनियर फैकल्टी है, चाहे प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में कोई कमेटी का गठन है, तो ऐसे कर करके जो छोटे छोटे इश्यू हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करके उनको रिजोल्व करो और उसके बाद में अगर ये चीजें अगर होती है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्लिक्शन की संभावना कम रहती है। फिर भी मैं मानता हूं कि फैकल्टी के जो दोनों साइड के जो लोग हैं बहुत विशेषज्ञ लोग हैं और बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही उनकी जो क्वालिटी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बरसों से वो सवाई मानसिक चिकित्सालय की सेवा करते आ रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये फैकल्टी के लिए और चिकित्सा वर्ग के लिए और मरीजों के हित में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत समझदारी से और आपसी समझबूझ से इसका कोई समाधान, एक अच्छा समाधान निकलना चाहिए। और कभी भी किसी भी कन्फ्लिक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। आपस में फैकल्टी जो छोटे जो दूसरे कर्मचारी वो है या बाकी जितने भी सारे इश्यूज हैं उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके कोई भी अगर समस्या है तो उसको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसका समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए, लेकिन समाधान निकलता नहीं है, व्यवधान खड़े हो जाते हैं और फिर वही मैंने जो बताया था 4 अक्षर का शब्द है हड़ताल, फिर वापस चारों खाने आके चित कर जाता है और पब्लिक परेशान हो जाती है। एसएमएस में आदमी आने से पहले अब कतराने लगा है कि कहीं हड़ताल तो नहीं हो रही, हड़ताल हो गई तो हमारा भगवान हड़ताल पे है, फिर हम किसकी पूजा अर्चना करेंगे, कौन हमारी सेवा करेगा, क्योंकि सेवा करने वाला भगवान है ये। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हड़ताल नहीं थी अभी जो मेडिकल टीचर्स ने की थी, वो सिर्फ कार्य बहिष्कार और हमने बर्खास्त नौकरी छोड़ने के लिए वो हमने लेटर दिया था। दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ, इमरजेंसी आईसीयू और ये सारी सेवाएं चालू थी, तो हड़ताल ऐसी चीज़ नहीं थी। आप बहुत तरह कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, हम मेडिकल टीचर्स 650 के करीब हैं, उसके अलावा यहाँ बहुत सारे तरह के डॉक्टर्स हैं। दूसरा मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि एमसीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो नए कॉलेज में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और नए कॉलेज में अगर अपन रिक्रूटमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में के स्टूडेंट्स के लिए चार्म रहता है कि नए मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर बनेंगे वो, या लेक्चरर्स की भर्ती होंगी। अगर सपोज अपन इस तरह से एंट्री दे दें, जैसे जो ऑर्डर का हमने विरोध किया था,
उस ऑर्डर के तहत अगर एंट्री दे देते हैं तो आने वाले टाइम में उसी ऑर्डर के तहत रिक्रूटमेंट होते रहेंगे, और जो सरकार है, जो लोग बड़े लोग हैं, वो उसी कैडर से प्रोफेसर बनते रहेंगे। तो नए कॉलेज में आरपीएससी का कोई मतलब ही नहीं रहा। आने वाले लाइफ लॉन्ग 20-30 साल कभी भी मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है। दूसरा, मैं अपने जो मित्र हैं वो मैं मानता हूँ बहुत योग्य हैं। पब्लिकेशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एम्स के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, इतने पब्लिकेशन है। आप पबमेड में जाके इंडेक्सिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नाम से देखें, जनाना हॉस्पिटल के नाम से देखें, पब्लिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है एसएमएस मेडिकल को। एसएमएस मेडिकल का कॉलेज का क्लिनिकल मटेरियल वर्ल्ड के हिंदुस्तान के नंबर 1 कॉलेज में आता है, कभी एम्स से कभी ज़्यादा और कभी कम। ये क्लिनिकल मटेरियल है यहाँ का। हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ही स्टाफ हैं जो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में कभी भी कमी होती है उनकी पूर्ति करता है यहाँ का स्टाफ। और यहाँ वर्कलोड इतना ज़्यादा है, उनको वापस यहाँ लगा दिया जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ का वर्कलोड। तो मेरा अपने मित्र भाइयों से ये कहने का पर्पज़ ये है कि इन्हें ये क्या परेशानी है कि ये नए कॉलेज में अगर रिक्रूटमेंट हो, वहाँ ओपन कैडर हो, नए बच्चे भी रिक्रूट हों, ये खुद भी जाएँ वहाँ पे फेस करें। पब्लिकेशन है नहीं तो डेजिग्नेटेड प्रोफेसर बन के रहें वहाँ पे, 3 साल बाद में पब्लिकेशन कर लें और प्रोफेसर बन जाएँ, जैसे झालावाड़ में बन गए, जैसे आरयूएचएस बन गए, जैसे सारी दुनिया में बनते हैं। उसी तरह से ओपन कैडर से जाएं। और अगर कोई आना चाहे यहाँ और कोई सरकार के नियम अलाउ करते हैं तो यहाँ के प्रोफेसर बन जाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा आपस में इनमें कोई प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नए बच्चे हैं, उन जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, जो एमडी कर रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज की नौकरी का चार्म रहे। वो एटलीस्ट मेडिकल, वैसे ही मेडिकल में लोग आना बहुत कम हो गए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमारा सोच ये है कि जैसे आरपीएससी रिक्रूट करती है वैसे ही ओपन कैडर से रिक्रूटमेंट हो नए मेडिकल कॉलेज का। ऐसा नहीं हो कि नए भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पता चले कि 70 वहाँ डॉक्टर पोस्टेड है, 20 मेडिसिन के हैं, तो 20 प्रोफेसर कैसे बना दोगे आप? कुछ ना कुछ तो उनमें क्राइटेरिया रखोगे। मैं अब आपको यहाँ रोकूंगा। आपके सवालों से, आपके जवाब कितना इत्तेफाक रखते हैं आपके सीनियर्स लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है जनमंच में। हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बता रहे थे तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे, तमाम बातें, तमाम जवाब, सवाल खड़े हुए थे। डॉक्टर साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक तरफ डॉक्टर साहब एमसीआई की बात करते हैं, एक तरफ आरपीएससी की बात करते हैं, तो ये दोनों ही कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। एमसीआई किसी आरपीएससी, किसी एचपीएससी, किसी यूपीएससी को नहीं मानती। एमसीआई में एक जो गाइडलाइन बनाती है एमसीआई, और एमसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। तो जो राज्य सरकारें हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार जनहित के लिए और आपके प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए कार्य करती है। वो सरकार, मेरे बंधु ने जो कहा कि नए आए उनको अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएं, उसके बाद में वो 6 साल बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, फिर वो 10 साल में प्रोफेसर बनेंगे, तब जाके वो एक इकाई शुरू होगी। यानी आज हम मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की सोचते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज 10 साल बाद में हम उसमें बच्चों का एडमिशन कर पाएंगे। तो ये तो बड़ा अव्यवहारिक है। चूँकि एमसीआई 1956 से स्टार्ट हुई है और टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1998 में लागू किए हैं एमसीआई ने। वो इसलिए किए थे कि पूरे देश में जो एजुकेशन का स्तर है वो एक जैसा, उसकी एक रूपता बनाए रखी जा सके। उसी संदर्भ में एमसीआई आरपीएससी से इंटरव्यू होके आते हैं आप, या यूनिवर्सिटी के बोर्ड से इंटरव्यू होके आते हैं, या कैसे आते हैं, वो मिनिमम गाइडलाइन प्रिस्क्राइब करती है। और उसी मिनिमम गाइडलाइंस के तहत नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो आपको वो मैन पावर वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। तो वो मैन पावर उपलब्ध नहीं होता है। इसी वजह से एमसीआई ने टाइम टू टाइम आज तक इतने अमेंडमेंट किए हैं हर साल में, हर मैटर में। आपको क्लिनिकल का यदि टीचिंग स्टाफ लेना है तो क्या करना है, आपको नए मेडिकल कॉलेज खोलनी है तो क्या करना है, हर बार अमेंडमेंट हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि राज्य सरकार की उस कॉलेज की, उस इंस्टीट्यूट की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही थी। क्योंकि एमसीआई के पास ये गए कि भाई हमने, अभी मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दूँ, इससे कि ईएसआई की 25 मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में एक साथ शुरू की गई। ईएसआई ने वहाँ पे जैसे एमसीआई के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक एडवर्टीजमेंट किए, प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, परंतु उनको वो संख्या नहीं मिल पाई। हार की ईएसआई ने एमसीआई को कहा कि हम कैसे चालू करें। तो एमसीआई के पास एक 7 नंबर का जो टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें 7 नंबर का बिंदु है। उसमें एमसीआई कहती है
कि किसी भी इंस्टीट्यूट के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास में यदि एलिजिबल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के और कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है फैकल्टी के लिए, तो वो एमसीआई को मेरिट्स के आधार पे अभ्यावेदन भेजे, वो उसके ऊपर विचार करके उस पर सहमति देगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या 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 कहेंगे? आपकी बात क्या, आपकी राय है? क्या कोई भी मेडिकल कॉलेज एमसीआई के रूल से बाउंड नहीं है? अगर आप एमसीआई के रूल्स को साइड हटा के आप केवल जनहित की बात करके किसी भी राज्य की स्वयं की कोई पॉलिसी बना के वहाँ रिक्रूटमेंट करते हो, तो क्या ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चों की डिग्री को एमसीआई मान्यता देगा? चाहे से वो एमबीबीएस की डिग्री हो, चाहे वो पीजी की डिग्री हो, क्या वो आगे प्रैक्टिस किसी दूसरे राज्य में जाके कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ बात है ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने का, क्योंकि ये असंवैधानिक है। बात है रूल्स की, बात है राजस्थान सर्विस रूल्स और एमसीआई के रूल्स की, कि आप सीधी भर्ती किसी भी तरह से टीचिंग पोस्ट के लिए नहीं कर सकते। हाँ, चूंकि जनहित में, जैसा इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात थी कि जनहित में जो बात की थी इन्होंने। अब मेरा टर्न है, मुझे कृपया बोलने दें। तो जनहित की बात अब जैसे इन्होंने की, तो जनहित की बात में अगर आप बात करें तो जनहित के लिए सरकार वास्तव में बहुत संवेदनशील सरकार है। हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे चिकित्सा मंत्री बहुत संवेदनशील, विवेकशील हैं। वो जानते हैं कि हमारे जनहित के लिए जरूरी है कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, मेडिकल एजुकेशन का स्तर बढ़े, उसके लिए उन्होंने ये सब किया, मैं मानता हूँ। बट त्रुटि जो थी, छोटी मोटी जो हमें नजर आई सामने होती, इसका हमने विरोध किया, हमने कार्य बहिष्कार नहीं किया। तो क्यों नहीं आप नए मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चरर स्तर के ऊपर पहले लें, सहायक आचार्य के स्तर पर लें, और राजस्थान सर्विस रूल्स की पालना हो, जो महापुरुषों ने, हमारे पुराने सीनियर्स ने बनाए हैं, जिनकी पालना हम आज तक शब्दतः कर रहे हैं। तो सर्विस रूल्स को दरकिनार करके, उनका बिल्कुल ही अपमान करके आप एक ऑर्डर एकदम से बाय द 11th आवर निकाल देते हो, तो हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि हमें चिंता है हमारे आने वाली संततियों की, हमें चिंता है इस देश के भविष्य की। इस देश के भविष्य को चाहिए, इसके समाज को चाहिए कि नए अच्छे पढ़े लिखे शोधग्रस्त युवा चिकित्सक इन्हें मिलें। और वो युवा चिकित्सक जब तक नहीं मिल सकते, जब तक कि उनकी चिकित्सा शिक्षा पूरी तरह से नहीं हो। और चिकित्सा शिक्षा के लिए पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ है हमारी एमसीआई, हमारे आरएसआर, और उसके लिए हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, जैसा कि डॉक्टर लोकेन्द्र शर्मा ने बताया। डॉक्टर साहब, आपने जैसे देश के भविष्य की बात की है, आप उन इस्तीफे को भविष्य कहाँ से देखते हैं? जी देखिए, वो इस्तीफा एक सांकेतिक इस्तीफा था, वो इस्तीफा एक विरोध था हमारा। हमारे रेजिडेंट्स ने, एसआर ने इमरजेंसी को बिल्कुल भी बाधित नहीं होने दिया। भर्ती मरीजों की बाकायदा हमने हालचाल पूछा है, वो सब हुआ है। वो सांकेतिक एक इस्तीफा था सरकार को हमारा विरोध दर्ज करने का। हम रोड पे नहीं आए, हम बुद्धिजीवी हैं। हम और लोगों की तरह हड़ताल करके, नारेबाजी करके रोड पर रास्ते नहीं रोकते। हमने एक मानव श्रृंखला बनाई, एक एक आदमी की, रोड के किनारे फुटपाथ पे चलते हुए हम विधानसभा की तरफ गए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय को उससे अवगत करा सकें। उन्होंने कहा नहीं साहब, आज नहीं मिल पाएंगे, आप कृपया लौट जाएं। हमने मानव श्रृंखला को वापस उसी समय लौटा के मेडिकल कॉलेज आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात लिखी और हमने मंत्री जी तक पहुँचाया। उसी का परिणाम था कि मंत्री जी ने उन ऑर्डर को वापस लिया 24 से 36 घंटे के अंदर। वो आपने माननीय चिकित्सा मंत्री के लिए कहा कि वो उन्होंने आपकी स्ट्राइक को, आपको जब आपको ऑर्डर की जो संशोधन की कॉपी आपको 6:30 बजे के आसपास, मैं उस चैम्बर में मौजूद था, 6:30 बजे के आसपास आपको ऑर्डर की कॉपी दी गई थी, और आपने रात को 12 बजे 12:30 बजे के आसपास स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया। मंत्री जी को रात को आधी रात को जगाया, वहाँ पे जगह और बैठे, उन्होंने ऑर्डर पे तब साइन किए जब आप लोग वापस 6 घंटे बाद विचार विमर्श करके, आपको 2 पेज के लेटर को पढ़ने में आपको 6 घंटे लग गए। 6 घंटे आपने उसका डिसीजन आपने लिया। मंत्री महोदय इतने संवेदनशील हैं कि वो आधी रात जग करके उन्होंने आपके उस ऑर्डर पर साइन किए। अपन इन विवादों पे न जा कर के वास्तविकता पे जाएं। पहले हमारे एक साथी ने बताया कि ये एमसीआई एडवाइजरी बॉडी है। नो, एमसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट लॉ से बनी हुई बॉडी है। और एमसीआई के रूल्स में बहुत साफ लिख रखा है, एंट्री पॉइंट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आने के बाद में आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस ही विल बी एलिवेटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर आफ्टर एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन विल बी प्रोफेसर। ये रूल्स में बहुत साफ है। कहने का मतलब है, अगर कोई मकान हम बनाते हैं तो उसकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो हम सेकंड फ्लोर सीधा नहीं बना सकते जब तक कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा।
और ऐसा सीधा डायरेक्ट प्रोफेसर बनने का बहुत रेयरेस्ट अपवाद होते हैं। उस अपवाद के तहत ESI में अलाउ किया था। हमारे यहाँ पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज इसी बिना पे बना हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की सोसाइटी में बाकायदा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं। इंटरमिंगलिंग विद द कैडर जो था वो डेफिनेटली एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा था जिस पे इस तरह का विरोध हुआ। और दूसरी बात ये है कि आप सब जितने भी साथी हमारे हैं सब RPSC में गए हुए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं जानता हूँ इस बात को। RPSC में एक पोस्ट होती है, 40 आदमी होते हैं, 40 में से एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और उसके बाद में जो RPSC में रिजेक्ट हो गया है वो बस सीधा प्रोफेसर बनना चाहेगा तो विरोध होगा, यंगस्टर्स का विरोध होगा। नसरीन भारती जी, आपसे अब मेरा सवाल है, अब क्या इनकी बातों से कितना इत्तेफाक आप रखती हैं? मैं अपने साथियों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ इस बात से। आपने जिस तरह से कहा कि डायरेक्ट आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते या थर्ड फ्लोर नहीं बना सकते, मैं माननीय अपने ब्रदरों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि राजस्थान छोड़ इवन पूरे इंडिया में डॉक्टर्स एवं टीचिंग स्टाफ दोनों की कमी जग जाहिर है, आप लोगों को पता है। साथ में राजस्थान में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको 62 इयर्स एज क्यों की और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको 65 क्यों किया? आप बता दीजिए इसका आंसर। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी जग जाहिर है। 2 दिन या 4 दिन में हम जो 7 मेडिकल कॉलेज नए सरकार खोल रही है, इतने डॉक्टर्स पैदा नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं। और आप और हम में क्या फर्क है? आप भी PMT देकर आए हैं, हम भी PMT देकर आए हैं। आपने भी MBBS किया, हमने भी MBBS किया। आपने MS के लिए एग्जाम दिया, हमने भी दिया। आपने MS करने के बाद में RPSC दी और आप डायरेक्ट लेक्चरर नहीं बने। आप भी पहले MO थे, हम भी पहले MO थे। MO के बाद में जस्ट अ मिनट, जस्ट आप ठीक है सहायक आचार्य कुछ लोग होंगे, हर जना नहीं था। मेरी बात सुन लीजिए, लेट मी स्पीक। पहले मुझे बोलने दीजिए। भंवर, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद में जब आप लेक्चरर थे तो हम आपके यहाँ जो MO, हमारे यहाँ एक MO होता है 5400 के ग्रेड पे शुरू होता है। आपके यहाँ लेक्चरशिप 6600 के ग्रेड पे शुरू होती है। हमारे यहाँ 5400 का लेक्चरर नहीं कहलाता है कभी भी। हमारे यहाँ का जब 6 साल एक्सपीरियंस लेता है, सरकार उसको स्पेशलिस्ट बनाती है। सरकार जब स्पेशलिस्ट बनाती है तो वो 6600 के ग्रेड पे आता है, तभी स्पेशलिस्ट कहलाता है। जब सेम डिग्री सेम टीचर्स के अंडर हम पढ़े हुए हैं, एक माँ बाप के दो भाई, कैसे उनमें फर्क हो गया मुझे बता दीजिए। आज जिसको पढ़ाने का मौके की बात कर रहे हैं, मेरे खुद के 2 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इसका मतलब थोड़ी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। पेपर पब्लिश होना अपनी जगह है। जब हम लोग PG करते हैं उसके वक्त भी और उसके बाद भी हम लोग अपने पेपर्स पब्लिश करा सकते हैं कभी भी, चाहे वो हम इन सर्विस हो चाहे हम टीचिंग में हो। तो ये चीज नहीं है, ये एक मौके की बात है कि आज सरकार को चूंकि जनहित में देखते हुए 6-7 मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी एक दिन में पैदा कहाँ से करेगी? जो लोग ऑलरेडी सरकार के हित में काम कर रहे हैं, सरकार की फैकल्टी में काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस में है चाहे वो टीचिंग में है, इन सर्विस वाले, तो इन सर्विस वाले जो 18 साल से ऊपर या 10 साल के जो डॉक्टर्स हैं, उनको इतना तो एक्सपीरियंस है। जब वो टीचिंग, आज नर्सिंग स्टाफ आता है हमारे यहाँ इंटर्न्स भी कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगते हैं, तो इंटर्न्स को कौन पढ़ाता है बताइए? मैंने MBS से इंटर्नशिप की थी कोटा से। उस टाइम में कोटा मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो क्या ये सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते थे हमको? हाँ, तो आप ये समतुल्यता, जहां तक है समतुल्यता करना सरकार का अधिकार है। समतुल्यता का मतलब है कि आपको बेसिक नियम में है। MCI जब इसको अलाउ कर रही है, तो समतुल्यता का अधिकार सरकार को है और सरकार चाहे जो कर सकती है, क्योंकि सरकार ही माँ बाप है। बस। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत है कि सरकार बिल्कुल सरकार है। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। जैसा कि मैडम ने कहा कि आप में और हमारे में क्या फ़र्क है, मैं आपसे 2-3 सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी मैडम जैसे SMS मेडिकल हॉस्पिटल में इसमें पोस्टेड हैं, तो जैसे आपने कहा कि मेरे 2 पेपर पब्लिश्ड हैं, लेकिन ये एक छोटी सी सोचने की बात है। आज अपन किसी बच्चे को अपने पढ़ाना चाहते हैं, अपन मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर ढूंढते हैं। आज अपन उसको PMT की कोचिंग कराना चाहते हैं, जैसे मैडम ने कहा, अपन पूछते हैं कि भाई इनके क्या रिजल्ट रहे, इन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने निकाला। तो मैं मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इतने दिन रही, आपने कितनी PG की क्लास ली या UG की क्लास ली? आप एक मिनट मैडम, मैं बोल लूँ पहले। आप ये बताएं मुझे कि आपने कितनी PG की क्लास ली और कितनी UG की क्लास ली। अगर आपने ली और आप सीधे प्रोफेसर बनने का अधिकार रखती हैं तो बिल्कुल आप रखती हैं, लेकिन अगर आपने कोई क्लास नहीं ली, कोई आप टीचिंग क्लास में नहीं आए और आप सीधे PG बन के मैं प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि उसमें मैडम 2 PG स्टूडेंट आपके अंडर रजिस्टर होंगे, उनकी थीसिस और डाइजर्टेशन का वर्क होगा जो कि वो पूरे अपने देश में प्रदर्शित नहीं होगा। ये लोग अब्रॉड भी जाएंगे, तो ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कोई क्लास नहीं ली, कोई
कोई बिल्कुल भी ना मैडम, यूजी बड़ा ना सवाल है, टीचिंग बड़ा टीचिंग सवाल नहीं है कि करी। आप अगर टीचिंग नहीं कर आपका रहे हैं और ये चीज अगर जी। मैं गलत पहले बोल मैं रहा देना हूँ तो चाहूंगी। आप जी, हमारे बोलिए। डिपार्टमेंट से जहाँ डाटा तक निकाल ये- सकते एक हैं मिनट, एक कि मिनट। भाई मैडम ने कितनी यूजी की क्लास ली, कितनी इनकी मेरी यूजी बात की क्लास सुनिए, लगाई गई, मैं कितनी यहाँ पर पीजी की just क्लास a minute, लगाई गई। मैं यहाँ पर एज ए ये एक बड़ा सवाल है मैडम, यहाँ ये मुद्दा नहीं है। मेरी बात मरीजों के हम भी हित में हैं, हम भी चाहते हैं कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। काम हम लोग जब लेकिन डिस्ट्रिक्ट केवल- हॉस्पिटल में थे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम अपनी यूनिटें चलाते थे, अपना पूरा काम हम करते थे। जब हम वहाँ पर सारा कुछ मरीजों का काम कर सकते हैं और टीचिंग का काम भी हम कर सकते हैं और हम करते रहे हैं जब जब हमें मौका दिया गया। एसएमएस में आने के बाद आप जानते हैं जो मेडिकल कॉलेज के अलावा और फैकल्टीज है या और भी जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको हमेशा 2M दर्जे का डॉक्टर समझा जाता है। इन लोगों के अंदर एक ऐसा confidence- कभी नहीं हुआ मैडम, नहीं, ऐसा मैं नहीं, इसका ऐसा गवाह कभी हूँ। हमारा नाम एक लेक्चरर मुद्दे जो से कल का मेडिकल टीचर बन के आया है, एक लेक्चरर, उसके नीचे लिखा जाता है। हमको पढ़ाने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारे कोई क्लास हमें नहीं दी जाती, एक लेक्चरर को दी जाती है, एक एसआर को दी जाती है, लेकिन एक पीएसएस लेवल के आदमी को नहीं दी जाती, एक एसआर को दी जाती है, जबकि एसआर तो खुद टीचिंग में होता है। तो ये सब चीजें, ये डिफरेंस आप लोग करते हैं, आप देंगे तो हम क्यों नहीं कराएंगे? हमें कोई ऐसा थोड़ी है, हम भी उसी माँ बाप के बेटे, हमें भी पढ़ाना आता है, हमने भी पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। ये डिफरेंस आप लोग करना भूलिए, आप लोग डिफरेंस करते हैं। आप जो मेडिकल कॉलेज के अलावा अदर डॉक्टर्स उनको सेकेंडरी समझते हैं। नहीं मैडम, This is मेरी not बात acceptable. सुने, मेरी बात सुने। आप 2M दर्जे की बात कहते हैं, हमने 2M दर्जे का कभी नहीं समझा, हमने हमारे जो बड़े भाई हैं उनको भाई ही समझा है। आप एक चीज देखें, आज भी एडिशनल सुप्रिटेंडेंट बैठे हैं, रणधीर बोस हैं, गिरधर बोस हैं, अजीत बोस हैं, पालावत बोस हैं। इनसे पूछो कि इनको इस एसएमएस में क्या 2M दर्जा महसूस होता है क्या? इनको हमेशा हमने एज ए बड़ा भाई समझा है, आज भी ये बड़े भाई की तरह। आज अभी समझौता हुआ। एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ने किनको कहा समझौता कराओ? इन्होंने कराया कि नहीं कराया? 2M दर्जे का होता तो ये कहते आप हटो, हम करेंगे। तो ये आप गलत है, आप इसको मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करें। जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप इनको एक बार फिर आपसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जो सवाल खड़े किए? देखिए, किसी भी हायरार्की में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है, तो मैं उस शिक्षक को नकारने की, उस शिक्षा को नकारने की बात ही नहीं कर रहा। मैं समन्वय, तालमेल और रिक्तियां और स्वास्थ्य सेवा में आई हुई कमी और विशेषज्ञ सेवाओं का राजस्थान में विस्तार कैसे हो, इस चिंतन के लिए मंच है। और हम भाषा का संयम और मर्यादा का दोनों का ध्यान रखें। मेरी बहन भारती जी से भी ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारे शिक्षकगण बोलें तो वैचारिक बात को मनभेद न समझें। मतभेद हो सकते हैं, रहे और रहेंगे। पुनः अपनी बात पे आता हुआ, मैं मेरे शिक्षक गणों से जिस बात का मैं अभी तक सारांश निकाल पाया, उसमें 2 बात प्रमुखता से आई कि यदि एमसीआई द्वारा मापदंड ले डाउन है और वो परमिट कर देते हैं तो इन्हें आपत्ति नहीं होगी। मेरा पहला प्रतिप्रश्न, जिस प्रकार से एक बच्चा बार बार गिरता रहता है तो हम बच्चा बदलते नहीं है, उसे चलाते हैं, चलना सिखाते हैं और फिर अंततः वो दौड़ना सीख जाता है। दूसरा, मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करूंगा जो अभी भाई ने जो है एपी साहब ने अभी उठाई कि अगर ये सीएस जिनको अभी हमारी बहन नसरीन भारती ऑफेंडेड फील कर रही है और 2M दर्जे का स्वयं पे जो ये आरोप है जिन्होंने इन्होंने खारिज किया, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये प्रतिभा के स्वामी थे, इसीलिए आज शीर्ष संस्था में अपने दायित्वों के अलावा भी प्रशासकीय दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, जिसका इनको सम्मान भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। नंबर 1। दूसरा, रही बात मापदंडों की, तो क्या हम आज ये तय करके उठे इस मंच पे कि अगर एमसीआई एवं राज्य सरकार को आपत्ति नहीं, तो क्या हमने लेक्चरर बनने की इनकी अनुशंसा राज्य सरकार को लिखित में भेजी? नहीं, कभी नहीं भेजी। तो इसका मतलब हमारा एजेंडा वो नहीं है कि विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार हो, वे स्थापित हो, रिक्तियों की पूरी हो, नए कॉलेज बसे बने और आगे बढ़े। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक अंतिम पॉइंट और कि अगर कभी भी नई दुकान जब चलानी होती है तो आप शोरूम को चमकदार बनाते हैं या गोदाम को? कोई है इस मंच में जो ये बात कह सके कि हम गोदाम पहले भरेंगे और शोरूम में कड़ी भी ना पुते? जब शोरूम स्ट्रांग होना चाहिए तो यहाँ के जो स्थापित लोग हैं, दक्ष लोग हैं, वे जाके नए कॉलेजेस को पुजाएं। उसके बाद हमारे जो एक कमजोर समझ रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से, शैक्षणिक योग्यता में, फिर वे जाके बसें। तो 1 यूनिट इनकी जाए तो 1 यूनिट इनकी भी जाए। रही बात, राज्य सरकार के पास वर्तमान में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो रातों रात रिक्तियां भर सके और उनके मापदंड। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिशियन ना बनना या कागज ना लिखा जाना, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सीएस को नियमित रूप से सीएमईज में अटेंड किया जाता हो और उनको कहा जाता हो कि आप पेपर प्रेजेंट करें। तो पहले वो व्यवस्था इन प्लेस लाएं।
आदरणीय चिकित्सा मंत्री आज वर्तमान में बड़े विज्ञ हैं। देखिए, संविदा कर्मियों को भी बुला के उन्होंने इस बात का रास्ता निकाला और कहा कि ठेकेदारी परंपरा समाप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं, गुरु की पदवी पे हैं, वो इन्हें प्रमोट करें, अगर कुछ कमी है तो सुधार करें, और फिर शिक्षा का विस्तार के साथ चिकित्सा की सेवा का विस्तार हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर और समाधानों पर हम जाने की कोशिश करेंगे और जो रास्ता निकालने की बात हो रही है उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में, और अब हम चलते हैं इस लॉबी के पास जो विरोध कर रही थी अपने सीनियर्स का कुछ बातों को लेकर के। मनमुटाव नहीं है, मतभेद हैं। इन मतभेदों में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूँगा। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक नए मेडिकल कॉलेज पुराने मेडिकल कॉलेज की बात है, मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें रखी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। इस राज्य में आज ऑलरेडी 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन एक ही मेडिकल कॉलेज में 25 साल से लोग कार्यरत क्यों हैं और यहीं क्यों रहना चाहते हैं? जबकि एमसीआई की गाइडलाइन, ये एमसीआई के हमारे बैठे हैं, ये जानते हैं कि समयबद्ध स्थानांतरण नीति और सभी कॉलेजों का सर्वांगीण विकास, मैं कह रहा हूँ ये नीति क्यों नहीं लागू है? फिर दूसरी बात, हमारे ऊपर दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण डिस्ट्रिक्ट और पेरीफेरी का डेवलप नहीं होना और यहाँ का आज आए दिन होनी हड़तालों का कारण भी क्या है? अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो, इस यहाँ पे एनपीए लागू किया जाए, यूजीसी का स्केल लागू हो, समयबद्ध स्थानांतरण की नीति हो और ये हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल बन जाए, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं। किंतु क्या है, किसी न किसी के आर्थिक और कहीं न कहीं निजी हितों के कारण ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही है। और मुझे तो ये लगता है कि इस सारे प्रकरण के विरोध करने का कारण कहीं न कहीं व्यक्तिगत हित प्रभावित होना था, ना कि किसी के भविष्य की चिंता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, मैं इनकी बात से भी आप पे आऊँगा, लेकिन एक सवाल और है। बार बार एक आरोप लगता है सीनियर्स के ऊपर कि साहब ये प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनके रिलेटिव्स मरीज आ जाते हैं, उनकी तरफ लेकर के प्रेशर में लेके रेजिडेंट्स को परेशान किया जाता है और छोटे डॉक्टर्स को परेशान किया जाता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से आप? इन्होंने एक आंखें खोलने वाला है कि शब्द यहाँ कहे हैं, काफ़ी इस पे मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ। और वाकई में ही ये जो पहला इनका है कि 25 साल 30 साल या पूरी ज़िंदगी यहीं निकल जाती है, तो ये मेजर कारण तो एक ये है कि एसएमएस में ही मेरी पोस्टिंग हो। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय अगर एसएमएस अस्पताल से किसी प्रोफेसर का ट्रांसफ़र जयपुरिया अस्पताल में आर्यवैश्य कॉलेज उसमें कर दे तो वहाँ जाने में भी आनाकानी करेगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, उसमें नहीं करेगा। तो ये मैं इससे इत्तेफाक रहा। सवाल दूसरा, भाई ये बहुत मेरे यंग डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा टीचिंग के बारे में। मैं डॉक्टर पठान पीडियाट्रिक्स में हूँ, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट, और आर्यवैश्य मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल जयपुरी अस्पताल में हूँ। 2014 से कॉलेज चल रहा है, 2014 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और किसी बच्चे ने आके अगर ये शिकायत की हो कि भाई मुझे पढ़ाना नहीं आता है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। ये मौके की बात है, ठीक। एक जस्ट ए मिनट। रहा सवाल यहाँ की पढ़ाई का, एसएमएस की बात कर रहा हूँ मैं पीडियाट्रिक्स से मैंने किया हुआ है। टीचर्स इतने अच्छे हैं कि मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे ख्याल से कहीं मिलना मुश्किल है। लेकिन जो प्रैक्टिस का जो सवाल है ना, उसकी वजह से क्लासेस लेना उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं एक बार 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने आरएचएसडीपी प्रोजेक्ट में लगाया था। 7 दिन के अंदर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी। पूरी पीरियडिक्स उन्होंने टीचर्स ने हमें पढ़ा दी थी, जिसका हम बहुत धन्यवाद उनको देते हैं और उनका बहुत ऋणी है, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस की वजह से उनको वक्त नहीं मिलता और बच्चे अपना आप पढ़ते हैं। रहा सवाल पीजी में पढ़ने का, मरीज पढ़ा के जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एसएमएस को एम्स से कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो हम सबका, आपका इस तरफ वाला का और हमारा, हाँ, इंस्टीट्यूट बन जाए। लेकिन पहली बात, एम्स ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों है? क्योंकि वहाँ फैकल्टी जो कि लाइफ लॉन्ग, सुनिए सर एक बार, लाइफ लॉन्ग वहाँ रहती है, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल। इसलिए जिस बंदे ने जो प्लानिंग की है, दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। एम्स में कोई ट्रांसफर नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसीलिए आज भी आप कंपेयर करना चाहते हैं एसएमएस को एम्स से, तो जो काम लीवर ट्रांसप्लांट अगर यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा तो यू कैन नॉट प्रोग्रेस। दिस इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन। सेकंड, प्राइवेट प्रैक्टिस। एक डॉक्टर सोशल सर्विस कर रहा है, एक बार आपने उसको भगवान बना दिया और एक बार आप कह रहे हैं कि मेरे घर पे कोई आ जाए तो मैं उसको क्यों ना देखूं। अगर आपको कोई सर्जरी करानी है एंड यू फील कि यहाँ बेस्ट आदमी है जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, तो वो एज ए ह्यूमन राइट आप उससे क्यों नहीं करा सकते? कि वो एसएमएस में है तो आप क्या मरेंगे रोड पे जाकर के? अगर आपको अवेलेबल आदमी नहीं मिल रहा है और मैं डॉक्टर बना हूँ, सोशल सर्विस के लिए यहाँ पे आया हूँ,
और अगर लेकिन ये अगर आरोप सोशल सर्विस आप ही लोगों का आरोप है अपने सीनियर्स के लिए, क्यों प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं? आप ही लोगों के आरोप है जिसको मैं बोल रहा हूँ। सर सोशल सर्विस डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी आप उसको 4 दीवारी में क्यों बंद करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एसएमएस वाला आदमी बाहर, अगर वो वैशाली रहता है, वैशाली की लोकल पॉपुलेशन उसको वहां दिखा सकती है, तो क्यों नहीं देखेगा वो? आपने कहा जैसे कि दूसरी सर्विसेज का, मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसने स्कूल टीचर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स और प्राइवेट कॉलेजेस उनको अपने लेवल पे 8 पार लिया, ठीक है, कॉलेजेस बनाए उनके लिए। जो सीनियर आदमी था उसको प्रोफेसर के लेवल पे दिया, लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से हायर एजुकेशन में जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनकी सीनियरिटी को नहीं डिच किया, उनकी सीनियरिटी को नहीं डिस्टर्ब किया, कि उनका एक कैडर बना दिया, उसमें चला आ रहा है और वो डेजिग्नेटेड से चले आ रहे हैं। तो सेम ऐसे ही सरकार चाहती है कि अगर नए कॉलेज चालू हों और उसमें डेजिग्नेटेड प्रोफेसर बनाए कॉलेज चालू हो जाएं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप में से मैं एसएमएस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कितने लोग हैं कि हमारे 8 मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जाने को तैयार हैं। आपने सर जो कहा ना, प्राइवेट जो पहले कॉलेजेस थी और लास्ट गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट में लिया, मैं उसका बता देना चाहता हूं सर, आपने उसके रूल्स देखे होंगे, वो कभी भी शहर में नहीं आ सकते, वो उन्हीं कॉलेजों में रहेंगे, दो दे आर गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि हम टिके हुए हैं कई मेडिकल फैकल्टी, तो आप बताइए 400 मेडिकल ऑफिसर मेडिकल कॉलेजेस में क्यों टिके हुए हैं? उनकी जरूरत पेरिफेरल सर्विसेज के लिए थी, उनको उसके लिए रिक्रूट किया गया था। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज आपने कहा कि 80% डॉक्टर जो है यहाँ एसएमएस में क्यों टिके हुए हैं फैकल्टीज, वो इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि आप ही ने कहा कि एसएमएस में सबसे ज्यादा रोगी बाहर है, एसएमएस में सबसे ज्यादा काम है, एसएमएस में सबसे ज्यादा सर्जरीज होती हैं, इसलिए सरकार ने हमें लगा रखा है 80% लोगों को एसएमएस, क्योंकि वो अकेला मिलके वो, क्योंकि आप भी एसएमएस क्यों ठुके हुए हैं जबकि आपको पेरीफेरी में जाना चाहिए? क्योंकि एसएमएस अकेला बाकी मेडिकल कॉलेजेस के बराबर काम करता है, यहाँ के फैकल्टी बाकी मेडिकल कॉलेज के बराबर अकेले काम कर रहे हैं। 400 मेडिकल ऑफिसर्स को आप क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पर? उनको हटाइए। डॉक्टर पवन, आपकी बात का जवाब भी लोगों से जानेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। अभी ये मुद्दा थोड़ा सा बहस की तरफ जा रहा था, डॉक्टर पवन कुछ कह रहे थे, आपसे जवाब जानना चाहते हैं। डॉक्टर पवन जिस तरह से उत्तेजना में आए, उनसे गुजारिश करूंगा समस्त शिक्षक गणों से कि इसको व्यक्तिगत हितों को साधने वाला मंच न माने। न तो हम यहाँ मंत्री जी के गुणगान करने बैठे हैं, न मुख्यमंत्री की बनाई हुई नीति या एमसीआई प्रदत्त जो नियम कायदे हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाने बैठे हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं, समाधान ढूंढने बैठे हैं। और इस जनमंच का भी यही माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात सशक्त रूप से ऊपर पहुंचा भी पा रहे हैं और पहुंचाते भी रहे हैं। मेरा प्रति प्रश्न पूर्व की तरह अभी ये रहेगा, उत्तेजना में न आते हुए हमें विज्ञता से इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा सामाजिक सरोकार तो इस बात का है कि विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कैसे हो। उसके 2 माध्यम हैं, एक तो सीएस माध्यम और एक टीचिंग संकाय से जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। दूसरा है आरपीएससी को, यानी कि संख्या रिक्तियों को और बढ़ाया जाए, पदों को और प्रचारित किया जाए और विधिवत उसकी एंट्री हो। ये है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पूर्व में भी पूछा, अगर आपत्ति आपकी नहीं है और समाधान करता आपने एमसीआई और राज्य सरकार को मान रखा है, तो क्यों नहीं सबसे पहले ये मंच उठ के यहां से जो मंच से प्रश्न उठा वो प्रतिवेदन, वो आवेदन इन दोनों जगहों पर गया। नंबर 1। नंबर 2, आपने जब वहां पर इसमें एडिशन कराया, ऑल्ट्रेशन कराया, डिलीशन कराया, कुछ भी कह लें, मैं एक शब्द में कहता हूं इसमें संशोधन कराया, और उसके बाद पूरे राज्य की जनता जो 25,000 प्रतिदिन का आउटडोर है उसको हाशिए पर रख के आज हम उसे छोटी सी बात मान रहे हैं, भूल मान रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है। आपने गौर किया होगा, हमने रैली, वार्ता, रैली, धरने, प्रदर्शन, ये तमाम 33 दिनों का जो धरना भी था स्वास्थ्य भवन के सामने दिया, वो आउटडोर के समय को अवॉइड करते हुए दिया। ये सीएस भाइयों की ताकत है, ये उनका मन है, ये उनका दायित्व बोध है। आज 400 को डिस्काउंट करने की बात कर रहे हैं, एक बार बाहर बेच के देखें, ये धराशायी हो जाएगा। मात्र मैं अच्छा बोलने से, अगर अच्छे चरित्र के स्वामी होने से ही अगर सारा कुछ ज्ञान चलता हो
तो आज हम बात ही करते रह जाएंगे और हमारी एक्चुअल वर्किंग कहीं की कहीं धरी रह जाएगी। आप अपने आप को यदि शिक्षक प्रतिपादित करते हैं तो शिक्षा दें, बोध दें। चाणक्य ने बोध दिया था, चाणक्य ने रण में भूमिका नहीं निभाई थी, पर भूमिका उसकी हर जगह थी। तो हम अपना दायित्व तय करें, अपना रोल तय करें। आप किस रोल में रहना चाहते हैं? हम दूसरे भाई ने ये कहा, हमारे शिक्षक महोदय एपी महोदय ने यह कहा कि एम्स से तुलना इस अस्पताल की जा रही है। बिल्कुल ठीक की जा रही है, क्योंकि आज ये उन मानकों में कहीं श्रेष्ठ होता जा रहा है। और माननीय मंत्री महोदय वर्तमान और निवर्तमान और ये जो शासकीय प्रणाली है, इन्होंने माना कि ये एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जिसमें इस तरह की कलाएं विकसित हो, ताकि आम आदमी बार बार रहने का, खाने का खर्चा, ट्रैवल का इत्यादि ना भुगत के यहीं पर करे। और इसी मापदंड से प्राइवेट कॉलेज भी खोले जाए, क्योंकि जो कैपिटेशन पैसा बाहर जाता था आज राजस्थान में खप रहा है और वे फल फूल रहे हैं। और यहीं से संकाय धीरे धीरे वहां जाएंगे। रिटायरमेंट होने के बाद एक रोजगार भी मिल गया है सबको, तो वे अन्य मापदंडों के अलावा वहां पर शिक्षक का भूमिका निभा रहे हैं। पर मेरा प्रति प्रश्न फिर वहीं लौट के आता है कि आज की तारीख में यदि ये सच है और एम्स को हम मापदंड और अपने गुरु और एक लक्ष्य सिद्धि के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को, तो इसके शाब्दिक अर्थ में ना जाए, वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस भी बैन है। आप ये कैसे संभव है? मेरे मकान के नीचे मरीज आके खड़ा हुआ है जो मुझे 200 रुपए देके जाएगा, उसको छोड़ के मैं एक गरीब मजलूम आदमी जो है टंगा पड़ा है, पहले यहाँ पर पंजीकरण की लाइन, उसके बाद डॉक्टर की लाइन, उसके बाद दवा की लाइन, और दवा बेचारा समझने में अगर महरूम रह जाए तो फिर डॉक्टर की लाइन। आप बताएं, इन चारों लाइनों में खपते हुए पूरे दिन में 4 घंटे में, और अगर इन्वेस्टिगेशन तो पहले इन्वेस्टिगेशन कराने की लाइन और फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट प्राप्ति की लाइन। इन सारी लाइनों के बाद क्या हम अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं? तो प्रणाली को भी ठीक किया जाना है, हमारे मन को भी ठीक किया जाना है। नीति निर्धारकों को, हमारे शासकों को ये सोचना होगा कि अब ये पॉपुलिस्ट स्कीम ना चला के इन दोनों विरोधाभासों को समाप्त करें और विधिवत रूप से इस प्रक्रिया को प्रशस्त करें, सीटें बढ़ाएं, एक समाधान है। पर वर्तमान में $1 मिलियन क्वेश्चन है कि उन नए मेडिकल कॉलेजों को कैसे भरा जाए। तो मेरा प्रेस्क्रिप्शन तो ये रहेगा कि जब भी किसी दुकान में चमक लानी हो तो स्थापित एस्टेब्लिश लोग वहां जाके उसे चमकाएं और साथ साथ में जिनको जोड़ना चाहें, चाहे वो सीएस का नाम दे, अन्य जो कैडर के डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक रहेगा। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो समस्याएं पंक्तिबद्ध हो गई हैं वो समस्याएं समाप्त हों और सब लोग मिलजुल करके प्रदेश की इन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और अच्छी बनाने की कोशिश करें। एक आखिरी हम सवाल जरूर करेंगे यहाँ पर। मेरा जी बताइए। ये 2 गुट बने, डॉक्टर्स में गुट कभी नहीं बनते हैं और डॉक्टर्स हमेशा सर्वोपरि मरीज रहता है, शिक्षा एक पार्ट है, लेकिन सरकार ने दोनों धड़ों को आमने सामने किया, उसका मुझे दुख है। ये नीति गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। 7 मेडिकल कॉलेजेस एक साथ नहीं चलने चाहिए, और यदि ये 7 मेडिकल कॉलेजेस एक साथ चला रहे हैं तो डॉक्टरों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। मैं आज इस स्टेज पे बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपस में बोली जा रही है, मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना उच्च दर्जे का प्रोफेशन है जिसको गवर्नमेंट आपस में लड़ा के उसको नीचा करना चाह रही है। पहला यदि उनको मेडिकल कॉलेजेस खोलने थे तो चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए था। उनको व्यवस्थाएं, जैसे एसएमएस का नाम लिया जा रहा है कि आप भी एसएमएस बैठे हो, आप भी एसएमएस बैठे हो। मैं उन रेजिडेंट भाइयों की तरफ देख के 24-24 घंटे जो ड्यूटी करते हैं फिर भी वर्कलोड कम नहीं होता, उसका रीजन क्या है? पेरीफेरी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ डॉक्टरों के नाम पे आप पे लांछन लगाए जा रहे हैं, वो 24 घंटे काम करने के बावजूद भी उन पे आरोपित किया जा रहा है कि वो काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ का वर्कलोड देखिए, एम्स से भी दूर बिठाता है। बहुत जगह पे इतनी बड़ी ओपीडी नहीं है, आईपीडी नहीं है, इतने ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं होते, नई चीज़ें जो एसएमएस में हो रही है वो नहीं होती है। गवर्नमेंट को मैं ये मंशा कहना चाहता हूँ कि डिवाइड ना करें हमें। हमारी समस्याएं नहीं है, या गवर्नमेंट की समस्या है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेज को सक्सेसफुल किया जाए। आज ये तोड़ने का काम किए रहे हैं, हम नहीं टूटेंगे। हम ये चाहते हैं कि नया रिक्रूटमेंट करें, नयों को लें, पुरानों को करें। कैसे करें वो सरकार बैठ के 2 दलों में आपस में बातचीत करें, इस तरह की नीतियां एकदम से एक्सपोज न करें। और निश्चित रूप से सरकार को पता है कि उनको जरूरत है, मरीजों को देखते हुए जरूरत है, तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात रखूंगा जहां पे कुछ भी सुविधाएं गवर्नमेंट नहीं दे रही है, नहीं दिया जा रहा, वहां पे लोग जाके काम नहीं करना चाह रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो निश्चित रूप से वहां सब कुछ मैं बिल्कुल आपकी बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब हम संविदा कर्मियों की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, उसमें एक इंक्लूडेड करना चाहता हूँ। सच में यदि एसएमएस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे एनपीए कंपलसरी होना चाहिए। मानते हैं जो टीचिंग करने आए वो टीचिंग करवाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा चरणबद्ध तरीके से यदि 6 मेडिकल कॉलेजेस में ट्रांसफर हो तो वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह से लड़ाना गवर्नमेंट की मंशा पर कहीं ना कहीं मैं उंगली उठाता हूं। बिल्कुल, और हम उंगली उठाते हैं। जो बात अभी डॉक्टर आरजे ने बोली थी, मैं उनकी बात में बताना चाहती हूँ कि ऐसा है कि एनपीए होने के बावजूद भी हम डॉक्टर हैं और हम अपने समाज में या हमारे पड़ोस में मरीज विदाउट फीस देख सकते हैं, ये रूल है।
ऐसा कहीं नहीं है कि हम अगर एनपीए ले लेंगे तो मरीज नहीं देख पाएंगे, डेफिनेटली, लेकिन हम फीस नहीं लेंगे, ये लिखा हुआ है। क्योंकि मेरी इस बारे में बहुत ज्यादा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी जब मैं राजस्थान का हमारा आंदोलन हुआ था और एनपी हमने लागू कराया था। फीस तो का हम- इशू नहीं है हाँ, मैडम, फीस का इशू है मरीज को ठीक करने का इशू है, तो हम प्राइवेट इशू है फैकल्टी का, फीस इशू नहीं है मैडम। नहीं, ये इसने चीजें और चीजें नहीं डिस्कस करने का नहीं, नहीं है। इनने बोला था कि हम पड़ोस के भाई एनपीए लेने के बाद भी हम मरीज देख सकते, मेरा कहना मतलब एनपीए लेने के बाद भी मरीज हो देख गया आप सकते हैं लोगों विदाउट का। फीस। हाँ बोलिए। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा निकाला गया आदेश कि जितने मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मेडिकल टीचर्स बना दिया जाएगा और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रैंक दी जाएगी। इस आदेश को लेकर जो सारे मेडिकल टीचर्स ने एक दिन की हड़ताल भी की और इससे कितने मरीज परेशान हुए, लेकिन मेरा कहना इसमें ये है कि कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल टीचर्स की योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही एक रेगुलेटरी बॉडी होती है और वो एक नियम और मापदंड स्थापित करती है कि कौन प्रोफेसर बन सकता है, कौन एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है। और आज भारत की शिक्षा, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता देखिए कि पूरे भारत के जो डॉक्टर्स है यूएसए और यूके में फेमस है ये इसी वजह से, क्योंकि भारत की मेडिकल शिक्षा बहुत अच्छी है। परंतु इस तरह से अगर ये बनाया जाएगा और इससे भारत की मेडिकल शिक्षा प्रभावित हो सकती है, और मेडिकल शिक्षा प्रभावित होगी तो ट्रेनिंग प्रभावित होगी, ट्रेनिंग प्रभावित होगी तो मरीजों का ट्रीटमेंट और केयर भी प्रभावित होगी। और इसलिए मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर सरकार को 8 मेडिकल कॉलेज खोलना है तो वो सरकार सही नियमानुसार ही भर्ती करे। और इसका एक ही तरीका है कि सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीसी के द्वारा ही फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो अगर कोई भी एलिजिबल आदमी है तो आरपीसी के द्वारा ही उनको रिक्रूट करे, जिससे भारत में जो एमसीआई के जो मापदंड है वो भी पालना की जा सके और एक उचित और योग्य शिक्षक ही मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बन सकें। मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल टीचर्स दोनों ट्रीट तो कर सकते हैं, परंतु ट्रीट मरीज को कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग एक अलग जॉब है। और टीचिंग में आप नए बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे हैं, और अगर आपकी टीचिंग कमज़ोर होगी, अगर टीचर्स का टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो टीचिंग एक अच्छी टीचिंग नहीं देगा। अच्छी टीचिंग नहीं होगी तो अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो अच्छे डॉक्टर्स में कमी आएगी। और इसीलिए हम ये नहीं करें कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन टीचिंग में उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए टीचिंग अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी टीचिंग नो डाउट जो मेडिकल टीचर्स है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हो रहे हैं उनके कंपैरिजन तो उनका टीचिंग का लेवल कम रहेगा। आज इस जनमंच में हड़ताल का मुद्दा रखा गया है कि चिकित्सा विभाग में हड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट हड़ताल पे जाते हैं, संविदा कर्मी हड़ताल पे जाते हैं, डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। मरीजों का दुख हम संविदा कर्मी हैं, मरीजों के दुख से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक पर जाएं, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सालय प्रशासन कर्मचारियों की जो मांगे होती है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से कर्मचारियों को मजबूरन विवश होकर मुख्य तौर पर ठेका कर्मचारियों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ठेका कर्मचारी का जो वर्ग है बहुत छोटा वर्ग है, और हम प्रशासन से ये इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि चिकित्सालय जैसी जगह पर ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों को पूरा उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये हम इस मंच के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से अपील करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी अपील इस मंच के माध्यम से सरकार तक भी पहुंच रही है, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। इस महकमे से जुड़े हुए जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि धरती पर रहने वाला ये भगवान दुखी ना हो और इनसे जुड़े हुए लोग भी दुखी ना हो। आज के जनमंच में बस इतना ही, अगले जनमंच में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।